तो मैंने एक कमेटी तैयार की थी, उसका नाम मराठी में एक्सीडेंट को अपघात कहते हैं, अपघात निवारण कमेटी। तो मेरे सेक्रेटरी थे तांबे करके, उस समय वो रिटायर्ड हुए थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया। डीजी और पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर्स, ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि। तो आप पुणे से कोल्हापुर गए होंगे बहुत बार। तो पुणे से कोल्हापुर में एक जयसिंहपुर बाईपास है, ऐसी कर्व। अब कोई तो भी नेता ने दबाव डाला होगा मेरी जगह मत लो, तो उसने रोड उल्टा कर दिया होगा, इतना ही, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होगा उस पुराने समय। तो एक स्पॉट पर 150 लोग मरे थे, 150 लोग। अनेक इंजीनियर आए, चीफ इंजीनियर आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, प्रमोट होकर सेक्रेटरी भी बने। कभी कभी मैं नाराज होकर पूछता हूँ, तुम आईआईटी में पास हुए हो, तुम्हारी डिग्री सही है कि डुप्लीकेट है? तुमको समझ में नहीं आता कि इतने लोग मर रहे, तुमने कुछ नहीं किया। उदासीनता है और संवेदनशीलता का अभाव है, समाज में ये प्रॉब्लम है। मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरा 4 जगह पैर टूटा था। मेरा परिवार में रेड लाइट कार में पुलिस सायरन के साथ 6 पुलिस के गाड़ियों के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी पत्नी थी, मैं था, मेरी लड़की थी, लड़का था। 2 साल मेरे उसमें गए। अब वो कारण था, मेरा जो ड्राइवर था पुलिस वाला, उस समय रेड लाइट कार थी, तो उसको कैटरैक्ट था। तो फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट में, पूरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि महाराष्ट्र सरकार में जितने सरकारी ड्राइवर है उनकी आंखें जांचो। तो 45% कैटरैक्ट वाले निकले। फिर एक मुख्यमंत्री ने मुझे बताया, नाम मत पूछो मुझे, बोले मेरा ड्राइवर तो दोनों आंखों से अंधा ही था। ये हंसने लायक होगा पर ये सच बात है। फिर एक बहुत इन्फ्लुएंशियल केंद्रीय मंत्री ने मुझे बताया कि मेरा ड्राइवर को एक आंख से अंधा था, ऐसे ही चला था, कोई आवाज पर चला था। और जब इसमें क्या था कि जब कोई आंखों में प्रॉब्लम होती है तो पुलिस वाले उसको रिटायर कर देते। तो सरकारी अस्पताल में जाके वो सर्टिफिकेट लाता फिटनेस का सर्टिफिकेट कैसे लाया जाता है, इसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। तो आप पहला काम करो, अपने इंडस्ट्री में काम करने वाले ड्राइवर की आंखें जांचो। मैं अभी लिख के देता हूं, तुम्हारे यहाँ 25 से 30% कैटरैक्ट वाले निकलेंगे, कुछ अंधे निकलेंगे। सरकार में ये 50% निकलेंगे, क्योंकि कोई जांच ही नहीं करता। तो पहला एक बार जरूर इसको जांच लीजिए, ताकि एक्सीडेंट्स के कारण में एक ये भी है। दूसरा जो रोड इंजीनियरिंग में है वो ब्लैक स्पॉट्स की इम्प्रूवमेंट। इसमें साइनेज नहीं है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेन डिसिप्लिन नहीं है। अब आपके फिकी में तो आप सब इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुम्हारे इतनी ट्रकें चलती है, कभी आप अंदाज लो कि तुम्हारे यहाँ जो ट्रकें चलती है उसके ड्राइवर लेन डिसिप्लिन का पालन करते क्या? कोई नहीं करता। और लेन डिसिप्लिन का पालन न करना ये भी एक एक्सीडेंट की समस्या है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके यहाँ जो ड्राइवर आते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनको आप एक बार जरूर कहिए, और ड्राइवर से कि भाई एक बार प्रतिज्ञा पत्र लीजिए कि भाई मैं लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा, रूल्स ऑफ द रोड का पालन करूंगा। तो इससे भी काफी बड़े प्रमाण में हम लोग ये बचा सकते हैं लोगों की जानें। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि रोड इंजीनियरिंग में रोड की हालत, ये भी एक समस्या है, और गलत रोड का डिजाइन ये भी समस्या है। तो पहली बात तो अधिकारी देखेंगे, उनके लेवल पर मिस्टेक्स रेक्टिफाई होगी। तो पहले डीपीआर वाला ही ठीक बना है। अब डीपीआर वाला जो है ये कल्प्रिट है मेन, और वो भी इंजीनियर ही है, और मैक्सिमम गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए इंजीनियर डीपीआर कंपनियां चलाते हैं। और ये अब मैं थोड़ा साफ बोलता हूं तो मुझे माफ करिए, सच है वो बता रहा हूं आपको। पैसे लेने में मतलब नहीं, वो जरूर पैसे लें पर काम अच्छा करें। हमारे यहाँ रोड का काम चलता है, तो फॉरेन में चलेगा तो वो पहले कवर करेगा, फिर टीन लगाएगा, फिर रेड सिग्नल लगाएगा, फिर क्षमा मांगेगा कि गलती हो रही। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे एक्सपर्ट है कि एक एक गड्ढा खोद के 2-2 महीने देखते रहते हैं, कि जैसे कोई एग्जीबिशन ग्राउंड पर कोई दुकान में प्रोडक्ट का एक्सपोजर है वैसे बैठे रहते हैं।
अब मैंने अखबार वालों को कहा कि इनके फोटो प्रसिद्ध करो आप, कॉन्ट्रैक्टर के, इंजीनियर के, और गड्ढा कितने दिन से है, क्योंकि पब्लिक में भी पता चलना चाहिए कि कौन नहीं कर रहा। जिसके रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं वो डीपीआर बनाने वाले के फोटो लगाओ। एक बार हमारे एनएचआई ने एक बिल्डिंग बनाई थी, तो मैंने उद्घाटन किया था उसका, तो 150 करोड़ का काम 4.5 करोड़ में हुआ, और 1.5 साल का काम 4.5 साल में हुआ। तो मैंने कहा मैं उद्घाटन तो कर रहा हूँ पर तुम्हारा अभिनंदन क्यों करूं? तो जिन्होंने डिले किया और जिनके कारण सरकार को 300 करोड़ का चूना लगा, उन महान ऐतिहासिक लोगों के फोटो लगाओ। लेट द एनएचआई में आने के बाद इसके कारण डिले हुआ तो लोग समझेंगे। तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता और अवेयरनेस, ये जो हमारे लेवल पर हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी रिव्यू करता हूँ प्रोजेक्ट के स्टेट वाइज, तो डीपीआर वालों को खड़े करता हूँ। अब जो मैं बोलता हूँ आपको बताने लायक नहीं है, पर कोई उनको शर्म नहीं आती, फिर नया टेंडर 40% बिल हो जाके भरते और फिर वही गंदगी करते हैं। अब सरकार में समस्या है कि लोएस्ट आने वाले आदमी को आप काम रिजेक्ट नहीं कर सकते, पर इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट। वो हम लोग जरूर कोशिश करें कि डीपीआर अच्छा बने। दूसरी बात, रोड सेफ्टी का ऑडिट। तो आप 2 चीजों में करिए कि रोड डीपीआर बनने के बाद आप कोई 10-15 लाख रुपए में काम हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के वो सिंसियरली अगर ये स्पॉन्सरशिप करके करेंगे तो ये काम हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी सब सच चीजें कहना मेरे लिए भी संकोच होता है। मैं महाराष्ट्र का विरोधी पक्ष नेता था, तो मैंने नागपुर के आरटीओ में, हमारा आरटीओ बड़ा अच्छा था, ट्रांसपेरेंट था, ऐसा देखता था, और कागज पर केवल हाथ में नोट मिली कि ठप्पा मारता था और साइन करता था, देखता भी नहीं था इधर उधर, बड़ा डिसिप्लिन था। तो विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और शिवाजीराव मोघे करके ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। तो मैंने क्या किया, एक को पकड़ा, मैंने बोला इनके दोनों के लाइसेंस बना, और मुख्यमंत्री का लाइसेंस और परिवहन मंत्री का लाइसेंस जब उसके पास गया तो पहले ट्रांसपेरेंट और डिसिप्लिन होने के कारण उसने इधर उधर नहीं देखा, पैसे लिए, रखे, ठप्पा मार दिया, लाइसेंस ला के दिए। तो मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में बताया, देखो तुम्हारा लाइसेंस, तो दोनों के लाइसेंस तैयार। अब ये आप जैसे विद्वान, सुशिक्षित, धनवान, सुसंस्कृत लोगों को अगर मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो आरटीओ में जाके परीक्षा पास करके जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, ऐसे कितने लोग हैं? अच्छी बात है, तो भी 50% है। अब 50% ने कहां से लाया होगा मालूम नहीं। मैंने जब यह आरटीओ के लिए एक्ट पास किया तो कोल्हापुर के आरटीओ के सामने 4000 लोगों ने मेरा पुतला फूका। तो मैं गया तो मैंने बोला उनको बुलाओ, तो उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, हम 4000 लोग हैं, हमारा परिवार आरटीओ के दलाली पे चलता है और तुम हमारा रोजगार छीन रहे हो। मैंने बोला तुम्हारे लिए कोई दूसरा रोजगार ढूंढने के, पर ये क्यों करते हो? यानी बड़े प्रमाण पर ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिका में मैं गया था तो मेरी लड़की 1 महीना भर इतना बड़ा किताब का अध्ययन कर रही थी। तो बोला ये काय के लिए पढ़ रही तू? बोले मेरी परीक्षा है। बोला काय की? बोले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। यहाँ कोई परीक्षा है, अभी हमने उसको भी सुधारा है, और अभी एक तो डिजिटल एक परीक्षा लेने के लिए भी थ्योरी पेपर भी रखा है, ऑब्जेक्टिव मार्कों का, और उसके साथ हम लोग कर रहे हो। दूसरा भी जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स है, उसमें जब गाड़ी चलाएगा तो उसका रिपोर्ट भी डिजिटल है, और वो भी डायरेक्ट हमारे सर्वर में आ जाएगा, ताकि मैनिपुलेशन के लिए जगह नहीं है। तो हमारे देश में ड्राइविंग 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। अभी अशोका बिल्कान वाले बता रहे थे, इनको पूछो कि तुम्हारे यहाँ जो पेवर चलाते हैं, रोलर चलाते हैं, हेवी ट्रक मशीनरी चलाते हैं, वो चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? नहीं है। उनके दोष नहीं है, क्योंकि हेवी इंडस्ट्रीज में ये ट्रक वालों को भी मालूम है, ऑटोमोबाइल वालों को मालूम है कि जो कंडक्टर पहले नौकरी के लिए लगता है, वही रात को
ट्रक चला के लाइसेंस और ड्राइविंग सीखता है। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा एक मित्र था, उसके पिताजी बैंक में ऑफिसर थे, तो हम दोनों रात को 12 बजे उसके पिताजी सोने के बाद वो चाबी लेके आता था और हम उसकी स्कूटर निकाल के सीखते थे। उसी से ऐसे ही लोग सीखे बहुत से। तो प्रॉब्लम यही है कि ड्राइविंग की फैसिलिटी विथ डिजिटल सिस्टम और उसके साथ हेवी इंडस्ट्रीज और मशीनरी वालों के लिए भी, आपके फिकी में आते हैं सब लोग, जितने हेवी इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको बोलो कि तुम्हारे जो ये मशीनरी चलाने वाले हैं इनके लिए आप एक एक स्कूल चलाइए, 3 महीने का 4 महीने का कोर्स चलाइए। और तुम अभी कुछ लोग कर रहे हैं, मारुति वाले भी बैठे हैं, बाकी भी लोग कर रहे हैं अभी, और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी इन्होंने खोले। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि और खोलिए। तो पहली बात तो ये प्रोफेशनली ये होना चाहिए। अब एक प्रश्न ऐसा है कि यूरोपियन देशों में 8 घंटे होने के बाद ड्राइवर उतर जाता है। अब हमारे देश में 16 घंटे 14 घंटे चलाता है, साइट पर भी काम करता है। और इसका कारण नियम तो है लेबर डिपार्टमेंट का, हम भी वो इम्प्लीमेंट करने में डरते हैं क्योंकि शॉर्टेज है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे हमको कितना भी हुआ तो भी 8 घंटे के बाद ड्यूटी खत्म करनी होगी, वो भी इंसान है। दूसरी बात, इतने हाईवे बने, हाईवे में 1000 किलोमीटर महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। अभी हम 670 बना रहे हैं, वहां तो छोटे बच्चों को माँ को दूध पिलाने के लिए भी रूम तैयार कर रहे हैं। हमारे इसमें इसका कोई विचार ही नहीं हुआ। तो बहुत बड़े प्रमाण पर तुम अगर कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग करोगे, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग है, पूरा व्हाइट टॉपिंग है, जिसका कारण ये है कि पूरा सीमेंट कंक्रीट रोड है और सफेद सफेद दिखता है। और 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूअस जब सफेद दिखता है तो आंखों में भी उसका परिणाम होता है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर और बाजू में अब कंस्ट्रक्शन करते समय सोचना होगा कि इसका परिणाम जो ड्राइविंग हो वो सुखद हो, अच्छा हो। तो पहली बात तो रोड इंजीनियरिंग में ये सब सुधार करने में जो इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी ये जो रोड सेफ्टी ऑडिट और डीपीआर का चेकिंग करने के लिए अगर आप लोग आगे आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अब उसमें भारत कैप में हमने स्टार रेटिंग भी शुरू किया, एयर बैग्स भी लग गई। कल ही हमारी मीटिंग हुई। हम बसेस में अभी जैसे हवाई जहाज में इकोनॉमिक क्लास में एग्जीक्यूटिव क्लास में बेल्ट होता है, वैसे बेल्ट भी लगा रहे, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी ला रहे हैं। बाय एंड लार्ज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफी सुधार किया और इन्होंने कोऑपरेट भी किया है और काफी सुधार हुआ। पर ये जो लुधियाना में और ये इंदौर में ये हथौड़े लेकर बस बॉडी बनाते हैं, उसमें थोड़ी मेरी भी गलती हुई। अब बहुत एक्सीडेंट हो गए, लोग मर गए। ये लोगों को बार बार आते थे, हम गरीब हैं, तो मैं उनको मुदत देते गया। अभी हमने उनको मुदत दी है और 2025 के बाद इसके बाद बस बॉडी एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, अच्छी बसेस आएगी। पर अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम है, हथौड़ा लेके लकड़ी लगाकर एल्यूमिनियम शीट ठोक पीट करके लाल पीले लाइट लगा के बस बॉडी बनती। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे यहाँ कुछ राज्यों में, मैं नाम नहीं पता था क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, तो मैं उनको मजाक में कहता हूँ तुम्हारा बहुत अच्छा है। बोले क्या? बोला तुम्हारे गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बजता है, क्योंकि हॉर्न बजेगा तो लोग सावध होते हैं, जरूरत ही नहीं, तुमने सेविंग किया है। क्योंकि हॉर्न के बजाय धन खड़ खड़ बस ही बजती है और टप पे ऊपर बैठते लोग। अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, अब इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही है, ट्रांसपोर्ट में सुधार हो रहा है, रोड भी अच्छे बन रहे हैं, तो उसके कारण भी कुछ प्रमाण में ये कम होगा। ये जो हिट एंड रन की केसेस है 67,387, 15%, और उसमें डेथ है 30,486। ये जो हिट एंड रन करने वाली गाड़ियां है, ये छोटी गाड़ी नहीं है, इकोनॉमिक मॉडल वाली नहीं है, सब ये बड़ी गाड़ी है। अब मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां एसयूवी जो है वो धनवान लोगों के पास जो लड़के हैं, अब वो हमने कानून किया है कि लड़के ने एक्सीडेंट किया तो माँ बाप को सजा करेंगे।
अभी भी इसका परिणाम नहीं हुआ है। और बच्चे जो है जिनको पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर ऐसा चलाते हैं कि जैसे वो हमारे यहाँ एक मौत का कुआं करके सर्कस में एक प्रयोग होता था, वो मोटरसाइकिल लेके वो अंदर के अंदर चलते थे, वैसे रोड पर ऐसे चलते हैं। तो ऐसे जो रॉबिनहुड है इनके, अभी कल मैंने आज ही एक सुझाव दिया अखबार अपने एबीपी के कार्यक्रम में था कि मैसूर बेंगलोर हाईवे पर एक लग्जरी बस जिसके कंपनी का नाम आता है, वो पूरा वन रॉन्ग वे म्हणजे रॉन्ग साइड बस लेके जा रहा था हाईवे पर। तो मैंने कहा इसका फोटो निकालो, सब मीडिया में भेजो, इसके मालिक का नाम छापो, उसका फोटो मिलाओ और ये कैसा नालायक है करके दुनिया को बताओ ताकि लोग उसको क्रिटिसाइज करें। तो बहुत से बार ये अभी मेरठ पर एक स्कूल वाला रॉन्ग साइड आया और रॉन्ग साइड आने के कारण एक एसयूवी से टक्कर, 6 लोग मर गए। वो तो खाली था। तो कहीं ना कहीं अभी मैं जहाँ रहता हूँ नागपुर में हाईवे है, तो अभी हाईवे में मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा तुम्हारे हाईवे पे एक महिला एक बच्चा अपने हाथ में एक लेकर और वो बीच वाले कॉरिडोर में छलांग मार के कूदकर दोनों को लेकर इधर कूद रही है और दोनों बाजू में गाड़ियां जा रही। तो मैंने हमारे सब डीपीआर वालों को बुला के कहा कि हमारे देश के लोग स्पेशल है, जितने उचक के हमारे देश में उतने दुनिया में नहीं है। वो छलांग मारने में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो तुम अभी ऐसी बनाओ कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी छलांग मारे उधर नहीं जा सकता, ताकि ये पूरे रोड के बीच में से क्रॉस करते हैं। तो ये अभी हमने तय किया है, अभी डिजाइन मैंने तैयार किया, उसमें अभी ऐसा है कि कितना भी कुशल खिलाड़ी भी होगा और छलांग मारने की कोशिश करेगा तो भी नहीं जा सकता, ऐसा डिजाइन बनाया। फिर दूसरी बात, रोड में 5-5 किलोमीटर दोनों बाजू में बस्ती है, तो हमने फुट ओवर ब्रिजेस बनाए। अब मैंने ही नहीं देखा कभी फुट ओवर ब्रिज में लोग चढ़ते हुए, तो तुमने कहा देखोगे? कोई फुट ओवर ब्रिज में चढ़ता नहीं। इसका कारण दोष उनका नहीं, दोष हमारा है कि वो जो एक एक स्टेयर के ऊपर जो चढ़ के उसमें लोगों की प्रवृत्ति नहीं है चढ़ने की। तो अभी हमने एक डिजाइन तैयार किया कि दोनों बाजू में फ्लैट स्लोप होके स्कूटर साइकिल और लोग भी पैदल ऊपर जाए, और दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए दोनों बाजू लिफ्ट रहेगी और उसके ऊपर में सोलर लगाएंगे, तो उसके कारण लिफ्ट का खर्चा निकल जाएगा। तो फुट ओवर ब्रिज शहरी भाग में बड़े प्रमाण पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण रोड को क्रॉस करने में उनकी सुविधा होगी। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग दोनों के प्रॉब्लम तो है। तीसरा जो सॉल्व करेंगे हमारे हाथ में ही है वो, तीसरा जो प्रॉब्लम है इन्फोर्समेंट। ये सबसे बड़ी समस्या ऐसी कि नया कानून आने के बाद हमने फाइन बढ़ा दिया। 1 साल मुझे पार्लियामेंट में ये बिल पास करने के लिए लगा। सब पार्टियों को, राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं थी और वैसे भी आरटीओ वाले मेरे ऊपर बहुत नाराज है, तो सब राज्यों के परिवहन मंत्री कुछ भी करके परमिशन नहीं दे। बड़े मुश्किल से ये बिल पास हुआ और उसके लिए पार्लियामेंट्री सब कमेटी बनी, अब वो हो गया। फाइन बढ़ा है तो भी अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों को उसकी भी चिंता है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अब जो बड़े लोगों को समझाना सिखाना कठिन है, पर जो 5वीं क्लास से लेकर 10वीं 12वीं तक है, इन लोगों को एजुकेशन के द्वारा, हमारे यहाँ कुछ जगह ऐसे एनजीओस काम कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर से बड़े बड़े पदों पर से, वो इन लड़कों को रूल्स ऑफ द रोड के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। तो बड़े प्रमाण पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी एक ध्यान में आया कि मैं एक स्कूल में गया था, स्कूल रोड पर है और जब स्कूल छुट्टी है तो स्कूल के बाहर रोड पर हमने तो रोड इसीलिए बनाया कि पब्लिक की पार्किंग व्यवस्था करने के लिए बड़े बनाए। दिल्ली में तो कोई भी धनवान आदमी कितना भी बड़ा हो, मैं जितने लोगों के घर में रात को खाना खाने जाता हूँ वो बड़े व्यवहारी है,
वो अपने घर में पार्किंग नहीं बनाते, वो रोड पर ही अपनी गाड़ियां खड़ा करते। तो नेचुरली स्कूल के बाहर पूरी गाड़ियां खड़ी होती है और बच्चे छूटते हैं, वही एक्सीडेंट होते हैं। तो कम से कम जैसे आप अगर काम करना चाहते हैं तो स्कूल वालों को कहिए कि आपके स्कूल के सामने जो ब्लैक स्पॉट्स है इसको आप दूर करिए। काफी बच्चों का एक्सीडेंट होता है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि स्कूल में जैसे हम सड़क सुरक्षा अभियान चलाते, अभी बीच में दिन भर प्रसून जोशी, अमिताभ बच्चन, मैं भी था और हमने काफी एक बड़ा कार्यक्रम दिन भर चलाया और लोगों के एजुकेशन के लिए काफी मीडिया का इसमें उपयोग हो सकता है। जो इंडस्ट्री है इसमें स्पॉन्सरशिप करके कार्यक्रम कर सकती है। रोड सुरक्षा की प्रतिज्ञा के मैं नियमों का पालन करूंगा। तो इन बच्चों को सिखाने के लिए, इनको ट्रेनिंग करने के लिए अगर आपने कुछ किया तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी बात, समाज में अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया कि जो लोग बचाने का काम करते थे उनको तकलीफ होती थी, वो भी हमने कानून में लाया कि उसको ना पुलिस पूछेगा ना कुछ करेगा। एम्बुलेंसेस की व्यवस्था हो गई, बड़े प्रमाण पर मेडिकल फैसिलिटी की उपलब्धता हुई है। पर मुझे लगता है एक्सीडेंट होने के बाद जो कुछ हम करने वाले वो तो बहुत बड़ी चीज है, बड़ी लाइन है आप कर रहे हैं, पर एक्सीडेंट ही ना हो इसके लिए हम कुछ करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन बिहेवियर। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। इसकी जो विचित्र अवस्था है कि रेड सिग्नल लगा तो रुकना चाहिए, अगर वन वे है तो अपनी गाड़ी नहीं डालनी चाहिए। हमारे यहाँ हमने एक जायरात तैयार की थी अक्षय कुमार जी ने, तो जब वो जायरात हुई तो मुझे बताया अक्षय कुमार जी ने, तो वो जायरात मुंबई के एक लोकमान्य तिलक मार्ग पर ये ट्रैफिक पुलिस करके खड़े रहते हैं। उतने में एक गाड़ी वाला आता है, वन वे रहता है, रॉन्ग साइड आता है, तो वो उसको रोकता है पुलिस वाला। तो अक्षय कुमार उसका नमस्कार, आप तो लोकमान्य तिलक के नाती हो, बहुत बहुत नमस्कार। बोले नहीं मैं उनका नाती नहीं हूँ, मेरा नाम ऐसा ऐसा है। अच्छा फिर आप रॉन्ग साइड जा रहे, मुझे लगा ये लोकमान्य तिलक मार्ग है, अब तुम्हारे बाप का ही होगा इसलिए तुम रॉन्ग साइड जा रहे होंगे। अब वो जायरात बड़ी इफेक्टिव थी। ऐसी बहुत सी एडवर्टाइज कैंपेन भी बड़े प्रमाण पर हुई है। स्कूल कॉलेज में ऐसे कंपटीशन हुई है, CSR फंडिंग से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बाकी भी लोग ऐसे प्रोग्राम को बड़े प्रमाण पर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम एम्बुलेंस का कोड तैयार कर रहे हैं और एम्बुलेंस कोड में अभी एक व्यवस्था, जहाँ बस गिर जाती है, गाड़ी गिरती है, तो कोई टूल ही नहीं है, कंपाउंडर है, वेंटिलेटर है, ECG है अंदर, पर वो गाड़ी में जो पड़ा है जख्मी होकर, जो मृत्यु की राह देख रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो जो कटिंग करने वाले टूल है वही एम्बुलेंस में नहीं है। तो अभी हमने IIT से भी सलाह लिया है और बस और कार को कटिंग टूल्स कौन से इसेंशियल है वो रखकर वो कंपाउंडर को उसका भी ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग उनका एक्सीडेंट होता है उनको अगर समय पे पहुंचाएंगे तो उनकी भी जान बचेगी। और दुर्भाग्यवश अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम ऑर्गन डोनेशन का ऑलरेडी हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा है। तो आजकल तो हार्ट, लंग्स, आंखें, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो जिसके कारण दूसरों लोगों को हम निश्चित रूप से उनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो ये सब इसमें अवेयरनेस के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस कॉज को मिटाने के लिए समाज के और स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना ये नहीं होगा। जो सरकार के हाथ में जो चीजें होती है वो सरकार करेगी, हम कर रहे हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में हर चीज सक्सेस स्टोरी है, और मैंने कहा था कि 50% एक्सीडेंट मैं 10 साल से मंत्री हूँ, 24 के पहले कम करेंगे। 50 तो कम हुए ही नहीं और बढ़ रहे। तो हमारा एक प्रकार से मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र में कोशिश करने के बाद में भी हमको जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। इसका मतलब हमको और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, और आप जैसे लोगों के सहयोग से, सुझाव से और सक्रिय योगदान से, जैसे बातें मैंने बताई, इसमें आप सबका सहयोग अगर मिलेगा परिस्थितियां बदलेगी।
जीडीपी 3% नुकसान तो ठीक है, पर ये यंग लड़के लड़कियों की जो एक प्रकार से मृत्यु हो रही है, ये उनका जो जीवन है वो बचाने में आप सबके सहयोग से अगर हम कामयाब होंगे तो हमारे देश के लिए और समाज के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। आप जरूर इसमें सहयोग करिए, और आपने इस बात को लेकर लोगों को जगाने के लिए ये जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, ये रोड सेफ्टी का, इसको जो अवार्ड भी दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।